नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जिसमें जिस क्वांटिटी को मेज़र करना है उस क्वांटिटी को क्या करेंगे, वेरी करेंगे। उस क्वांटिटी को वेरी करने से हमारा इंडक्टेंस वेरी करेगा। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इंडक्टेंस में वेरिएशन होगा। और इंडक्टेंस में वेरिएशन कैसे होगा, जिस क्वांटिटी को मेज़र करना है उस क्वांटिटी में वेरिएशन लेकर के आएंगे। जब मेज़र की जाने वाली क्वांटिटी में वेरिएशन होगा उसकी वजह से इंडक्टेंस में वेरिएशन होगा। तो यहाँ पर हम अगर एक एग्ज़ाम्पल लें कि अगर हमें सपोज़ करिए कि डिस्प्लेसमेंट मेज़र करना है। अगर डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करना है इसका मतलब क्या है कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन करना होगा। डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन जब हम करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा इंडक्टेंस में वेरिएशन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन करने का मतलब क्या है कि हम कभी डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएंगे और कभी डिस्प्लेसमेंट को घटाएंगे। डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाने से और डिस्प्लेसमेंट को घटाने से हमारा जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस में वेरिएशन होगा। अब इस वेरिएशन को क्या किया जाएगा, मेज़र किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मेज़र की जाने वाली क्वांटिटी थी वो मेज़र कर लेंगे, कैलिब्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल हमारे 3 वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करेंगे। बेसिकली यहाँ पर इंडक्टेंस में ही वेरिएशन होगा, तो चेंज इन इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे ही हमारा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर वर्क करेगा। तो इंडक्टेंस में वेरिएशन कैसे होगा, पहला है हमारा चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, नेक्स्ट है चेंज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रोडक्शन ऑफ एडी करेंट्स। ये 3 प्रिंसिपल हैं, इन तीनों प्रिंसिपल पर ही इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ऑपरेट होगा। अगर हम इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल की बात करें तो एलवीडीटी का फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करें वन बाय वन, तो फर्स्ट हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है कि चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कि सेल्फ इंडक्टेंस में चेंजमेंट करने से कैसे हमारा इंडक्टेंस में वेरिएशन होगा। तो अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस समझें तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, अगर कोई कॉइल है, अगर उस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, अगर उस कॉइल में उसी करंट की वजह से एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है तो वो क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। मतलब क्या है कि जो करंट उस कॉइल में फ्लो हो रही है उसी करंट की वजह से यहाँ पर ईएमएफ क्रिएट हो रहा है उस कॉइल में, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। तो अब यहाँ पर हमें जो प्रिंसिपल पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमें पता है कि जो इंडक्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे डिपेंड करता है एंड करंट पे डिपेंड करता है। सो इंडक्टेंस इज इक्वल टू एन फाई बाई आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई क्या है, फ्लक्स है एंड आई इज़ द करंट। तो यहाँ पर इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स एंड करंट पे डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ से फ्लक्स देखें तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, बी ए। बी क्या है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। अगर इस फ्लक्स को हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमारा इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, एन बी ए बाई आई। अब यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालें तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। म्यू क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है एंड एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ से अगर हम बी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर तो इंडक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, एन म्यू एच ए अपॉन आई। अब यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई बाई एल। यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अगर यहाँ पुट कर दें तो यहाँ पुट करने के बाद जो हमारा इंडक्टेंस निकल के आएगा, तो यहाँ इंडक्टेंस अब क्या हो जाएगा, एन म्यू एन आई ए अपॉन एल आई। तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एन एन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो इंडक्टेंस निकल के आएगा, फाइनल इंडक्टेंस एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल निकल के आएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या शो कर रहा है, एक तरीके से ये आपका रिलक्टेंस शो कर रहा है, इन्वर्स ऑफ रिलक्टेंस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये अगर हमारा इन्वर्स ऑफ रिलक्टेंस शो कर रहा है दैट मीन्स कि रिलक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन म्यू ए। सिंपली रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो में बैरियर क्रिएट करता है या फिर करंट के फ्लो को अपोज करता है। सिमिलर यहाँ पर जो रिलक्टेंस होता है वो फ्लक्स के फ्लो को अपोज करता है।
तो यहाँ से अगर हम रिलक्टेंस को यहाँ पर पुट कर दें तो रिलक्टेंस यहाँ पर पुट करने से क्या होगा, हमारा इंडक्टेंस जो निकल के आएगा वो n² अपॉन रिलक्टेंस निकल के आएगा। दैट मीन्स कि इंडक्टेंस हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है एंड रिलक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर रिलक्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टेंस हमारा डिक्रीज़ होगा एंड अगर रिलक्टेंस हमारा इंक्रीज़ करेगा तो इंडक्टेंस डिक्रीज़ करेगा। मतलब कि इंडक्टेंस एंड रिलक्टेंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। उसकी वजह से यहाँ पर जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि अगर रिलक्टेंस हमारा इंक्रीज़ करेगा तो इंडक्टेंस डिक्रीज़ करेगा एंड अगर रिलक्टेंस हमारा डिक्रीज़ करेगा तो इंडक्टेंस इंक्रीज़ करेगा। तो इसका मतलब है कि रिलक्टेंस में जैसे जैसे वेरिएशन होगा, रिलक्टेंस में वेरिएशन होने से हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या करेगा, वो वेरी करेगा। इस एग्जांपल में हमने आर्मेचर टाइप इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर लिया है। यहाँ पर एक कोर लिया है हमने जो कि फिक्स्ड है। इस कोर पर हमने क्या किया है, एक कॉइल को वाउंड कर दिया है। देन एक कोर हमने लिया है आर्मेचर कोर जिसे कहा गया है, और ये कैसी है, मूवेबल है। इन दोनों ही कोर्स के बीच में क्या है, एक एयर गैप है। अब इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का जो डेफिनेशन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जिस क्वांटिटी को हमें मेज़र करना है उस क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, वेरिएशन कराएंगे एंड उस क्वांटिटी में वेरिएशन करने से हमारा इंडक्टेंस में वेरिएशन होगा, मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस में वेरिएशन होगा। तो यहाँ पर सपोज़ हमें फोर्स को मेज़र करना है, तो अगर हमें फोर्स को मेज़र करना है और ये क्या है, एक मूवेबल कोर है, मूवेबल आर्मेचर कोर है, तो जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस कोर पर, तो इस कोर पर फोर्स अप्लाई करने से ये जो कोर है ये क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी एंड जैसे ही ये कोर मूव करना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पर देखिए एयर गैप क्या होगा, कम होना स्टार्ट होगा। अगर आपका जो कोर है, कोर अगर राइट साइड को मूव कर रहा है, इधर साइड को मूव कर रहा है, तो अगर कोर राइट साइड को मूव करेगा इसका मतलब क्या है कि एयर गैप कम हो रहा है, और एयर गैप कम होने का मतलब क्या है कि रिलक्टेंस हमारा यहाँ पर कम हो रहा है। रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी फ्लो ऑफ फ्लक्स है यहाँ पर इस एयर गैप इतना ज़्यादा एयर गैप होने की वजह से हमारा ये दोनों सर्किट एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स का फ्लो है वो नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर एयर गैप कम होगा तो यहाँ पर रिलक्टेंस हमारा कम हो जाएगा। अब जब रिलक्टेंस कम हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर जो फ्लक्स लाइंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक करेंगी, मतलब ज़्यादा फ्लक्स क्या होगा, यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही ये एयर गैप यहाँ पर कम होगा हमारा रिलक्टेंस कम होना स्टार्ट होगा। अब हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है कि हमारा जो रिलक्टेंस और इंडक्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से अगर रिलक्टेंस हमारा डिक्रीज़ कर रहा है तो इंडक्टेंस यहाँ पर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही रिलक्टेंस डिक्रीज़ करेगा एंड इंडक्टेंस में इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पर जब हमने कोई इनपुट वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उस इनपुट वोल्टेज की वजह से और यहाँ पर रिलक्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा, तो ये जो सर्किट है एक तरीके से कंप्लीट होता हुआ दिखाई पड़ेगा एंड इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इंडक्टेंस है उसमें वेरिएशन दिख रहा है। जैसे ही ये कोर मूव करना स्टार्ट करेगी, अगर कोर राइट साइड मूव करेगी तो हमारा रिलक्टेंस कम होगा, मतलब एयर गैप कम हो जाएगा, और एयर गैप कम हो जाएगा तो रिलक्टेंस हमारा कम हो जाएगा। तो ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस क्या होंगी, लिंक करेंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। और जैसे ही ये जो कोर है अगर वो लेफ़्ट साइड को मूव करेगा, लेफ़्ट साइड को अगर मूव करेगा, फोर्स इधर की साइड लगे तो कोर जो है आपकी इधर साइड को मूव करेगी, और जैसे ही कोर इधर साइड को मूव करेगी एयर गैप हमारा बढ़ जाएगा। एयर गैप अगर हमारा बढ़ जाएगा, एयर गैप बढ़ने का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो वीक हो जाएंगी। अब जो फ्लक्स लाइंस हैं वो इस सर्किट्री के थ्रू फ्लो नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर जो इंडक्टेंस में जो वेरिएशन है, मतलब कि एयर गैप आपका ज़्यादा हो गया, रिलक्टेंस आपका ज़्यादा हो गया। रिलक्टेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ पर इंडक्टेंस आपका डिक्रीज़ कर जाएगा, जो भी सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इसी जो आपका चेंज हो रहा है इंडक्टेंस में, इस चेंज इन इंडक्टेंस को हम मेज़र कर सकते हैं। अगर हमें इस चेंज इन इंडक्टेंस को मेज़र करना है तो हम क्या करें, इस चेंज इन इंडक्टेंस को अप्लाई कर दें किसी ऑसिलेटर पर,
अगर हम किसी एलसी ऑसिलेटर पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इंडक्टेंस में वेरिएशन होने से उसकी फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन होगा, मतलब कि जो एलसी ऑसिलेटर है उसकी फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन होगा। एंड उस वेरिएशन को हम क्या कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। बेसिकली कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम एक स्टैंडर्ड पर सेट कर देते हैं। जिस भी क्वांटिटी को हमें मेज़र करना होता है उस क्वांटिटी का जो यूनिट है, सपोज़ करिए कि अगर आपको रेजिस्टेंस मेज़र करना है एंड रेजिस्टेंस को हम ओम्स में मेज़र करते हैं, तो हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि रेजिस्टेंस के लिए हम जो भी यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है, वो ओम्स है। तो हमें जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस मेज़र करना है, सपोज़ अगर हमें नोन नहीं है, हमें पता नहीं है कि किस वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे कि हायर वैल्यू पर नॉब को सेट करेंगे। मल्टीमीटर से अगर हम मेज़र कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, तो वहाँ पर हम नॉब को क्या करेंगे, जो पॉइंटर होता है हमारा, उस पॉइंटर को हम हायर वैल्यू पर सेट करेंगे, मतलब मेगा ओम या फिर किलो ओम पर सेट करेंगे। तो इतनी हाई वैल्यू पर हम क्यों सेट कर रहे हैं? इतनी हाई वैल्यू पर सेट करने का एक ही रीज़न है कि हमें एक्यूरेट रीडिंग मिले। अगर हम बहुत ही कम वैल्यू पर रख देंगे, सपोज़ करिए आप 1 ओम पर आपने रख दिया या फिर 2 ओम पर रख दिया, और अगर आपका जो रेजिस्टेंस है वो हाई वैल्यू का है, मेगा ओम में है, तो आपका एरर जनरेट होकर के आएगा। इस वजह से हम जितना पॉसिबल हो पाए हाई वैल्यू पर रखते हैं अगर हमें पता नहीं है। और अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो हम उसके बाद जो हायर वैल्यू होगी उस पर हम क्या करेंगे, उस नॉब को सेट करेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं स्टैंडर्ड के बीच में और जो हमारा एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू है। तो यहाँ पर सिंपली एक तरीके से मेज़र कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा या फिर स्टैंडर्ड होगा, उस यूनिट पर हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे बेसिकली। तो यही मतलब होता है कैलिब्रेशन का। नेक्स्ट हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है और उस करंट की वजह से ही हमारा ईएमएफ वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, तो हम उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। इसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है कि आप सपोज़ कीजिए दो कॉइल हैं। अब अगर इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है एंड इस करंट फ्लो की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो दूसरी कॉइल में भी हो रहा है, एंड ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है दूसरी वाली कॉइल में, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, ये ईएमएफ यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल में जो आपका करंट फ्लो होगा उसका अगर अपोज करने लगे, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सेकेंडरी कॉइल में जो करंट का फ्लो हो रहा है उसका अगर अपोज करने लगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। कि यहाँ पर हमारा इस कॉइल में करंट फ्लो के कारण यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ये जो ईएमएफ है वो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी उसका अपोज करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आपका क्या होता है, के इंटू अंडर रूट L1 L2। L1 L2 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। ये जो आपकी वाइंडिंग्स है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, या फिर हम कॉइल 1 और कॉइल 2 कह सकते हैं। तो कॉइल 1 का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L1 है, एंड कॉइल 2 का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L2 है। इन दोनों के प्रोडक्ट पे एंड स्क्वायर रूट, एंड के क्या है आपका कपलिंग कोफिशिएंट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट L1 L2। सो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो वेरिएशन होगा वो किसकी वजह से होगा, कपलिंग कोफिशिएंट की वजह से होगा। तो कपलिंग कोफिशिएंट में जितना चेंजमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस में वेरिएशन होगा। नेक्स्ट हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, एडी करंट है, प्रोडक्शन ऑफ एडी करेंट्स। तो एडी करंट कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये हमने कॉइल लिया है, कॉइल, और ये हमारा क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है। जब कंडक्टिंग प्लेट को एक मैग्नेटिक फील्ड के सराउंडिंग में लेकर के आते हैं, अब यहाँ पर ये जो कॉइल है उस कॉइल पर हमने एसी अप्लाई किया हुआ है। एसी अप्लाई करने से यहाँ पर फ्लक्स इंड्यूस होगा। अब ये फ्लक्स क्या करेगा, ये जो आपका कंडक्टिंग प्लेट है इस कंडक्टिंग प्लेट में लिंक करेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या जनरेट होगा, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब ये जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रही है, जो सर्कुलेटिंग करंट है यही आपका क्या है, एडी करंट है। एडी करंट और सर्कुलेटिंग करंट को हम पहले
इंडक्शन हीटिंग के प्रिंसिपल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पर आप उस लेक्चर में जा कर के इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस एडी करंट को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इसी एडी करंट के प्रिंसिपल को हम यूज़ कर सकते हैं इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर के केस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का जो मेरिट है, सो फर्स्ट मेरिट है आउटपुट वोल्टेज लीनियर होता है। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर की स्टेबिलिटी बहुत ही हाई होती है एंड इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर लाइट वेटेड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम डीमेरिट की बात करें तो वेयर एंड टियर का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर आपका यहाँ पर जो कोर यूज़ करेंगे, कोर को हम क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो कोर को मूव कराने से वेयर एंड टियर की प्रॉब्लम आएगी एंड वेयर एंड टियर की प्रॉब्लम की वजह से हमारा यहाँ पर एरर प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये डीमेरिट है। नेक्स्ट डीमेरिट आपका क्या होगा कि जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से सेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि जो भी आपके एक्सटर्नल सर्किट्स हैं, अगर वो मैग्नेटिक सर्किट्स हैं, तो उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स है उनसे जो आपके इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर हैं वो क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ भी अगर उनसे अफेक्टेड हो जाएंगे, तो मेज़र हम कर रहे हैं उसमें क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो डिमेरिट है वो क्या है, लो आउटपुट पावर है। नेक्स्ट है ये जो आपके इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो टेम्परेचर से बहुत ही अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर के एप्लीकेशंस। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर को प्रॉक्सिमिटी सेंसर की तरह यूज़ किया जा सकता है, जो पोजीशन को मेज़र करता है, डायनेमिक मोशन को मेज़र करता है एंड टच पैड्स को मेज़र करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ मेटल, फाइंडिंग मिसिंग पार्ट्स। तो ये क्या करता है कि आपका जो मेटल है उसके टाइप को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा एंड मिसिंग पार्ट को फाइंड आउट करेगा, या फिर ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, काउंट कर सकता है।